जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी का। जी हाँ, सीटेट अगर देना चाहते हैं, पेपर 1 ही क्यों ना हो, पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि पेडागोजी आपसे ये पता लगाना चाहता है कि आप पढ़ाएंगे कैसे, बच्चों को क्या पढ़ना है। तो वो उचित जानना चाहता है कि आप में वो रिस्पॉन्स है कि नहीं है, वो माने आपके पास पोटेंशियल है कि नहीं है। तो चलिए देखेंगे इस प्रश्नों को। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि हर प्रश्न बेसिक से लिया गया है और पूर्णतः समझने की कोशिश करेंगे। तो आज प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले जरूरी एक चीज़ है कि कभी भी आप पढ़ाई करते हैं या कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो सफलता का एक मूल मंत्र एक चीज़ ज़रूर समझना चाहिए, धैर्य और भरोसा टिकाऊ हो। आपको ये विश्वास होना चाहिए, भले वक्त कुछ आधा घंटा कहीं क्यों ना लगे या 20 मिनट कहीं वीडियो क्यों ना हो, आपको धैर्य भी होना चाहिए इस टाइम का, साथ में भरोसा भी करना चाहिए कि ये कुछ न कुछ हद तक सही है, क्योंकि आप भी एक लेवल तक हो चुके हैं जिस पे देखिए आंसर आपका पूर्णतः सही होगा, किसी तरह कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से भरोसा ज़रूर रखिएगा, उस वीडियो में थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपको कुछ न कुछ देखने को नया मिलेगा। तो जो बात होने वाली है, आपको CDP जो हम मैथ में 30 नंबर आता है, उसमें 15 पेडागोजी आता है, और पेडागोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस प्रैक्टिस से और कुछ समझ से ही आपको क्लियर हो सकता है। तो चलिए देखेंगे बिना वक्त गंवाए हुए, और सब कुछ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। बस एक चीज़ समझ लीजिए आखिर में कह क्या रहा है। देखिए सबसे पहले जरूरी है कि प्रश्नों का समझना। आप एक पेज ले लीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए, और जिस प्रश्न संख्या, जैसे कि प्रश्न संख्या ये 1 था, तो इस पर आप 1 लिख लीजिएगा। अपना अनुसार टिक भी कर सकते कौन सा उत्तर सही है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात की गई है। तो देख लीजिए कि अभी का जो संरचनात्मक की बात कहा जा रही है, जो कक्षा होना चाहिए वो बच्चा जिसमें एक्टिव हो, पार्टिसिपेट हो, समूह में कार्य करता हो, सिर्फ माने आंसर गलत माने लिख नहीं रहा है, जो शिक्षक पढ़ा है वही नहीं तो नहीं लिख रहा है। तो इस तरह से कुछ रिपीटेशन हो रहा है, कुछ जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, तो वो रचनात्मक कक्षा नहीं हो सकता है, और सिर्फ हमें वही ढूंढना है। और जहाँ समूह की बात आ जाए, ऑटोमेटिक आपको प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे, जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो जनरल बात है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। योग की परिकलन, देखिए परिकलन की बात है। सभी समस्याओं पर शिक्षक एक मौखिक परीक्षा ले रहा है, छात्र हाथ करके। देखिए इसमें किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है, और इसका भी पढ़ेंगे तो इसमें भी देखिए हल करने की सिर्फ बात कर रही है बारी बारी से, तो ये भी गलत है। सबसे बेहतर आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। शिक्षक कक्षा में नकली नोट, ये जो करेंसी होता है, डंडियों के बंडल, गिन तारा बेकस लेकर आया और स्थानीय मन सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाया। देखिए जैसा ही सामूहिक गतिविधि की ही बात आ गई, साथ में ये सभी जो टीचर लर्निंग एड्स सारे चीज़ जो है इसका उपयोग किया जा रहा है, ये बहुत एक तरह से क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का पहचान है और सामूहिक गतिविधियाँ। तो इस तरह से इसका थर्ड राइट आंसर हो गया। और जहाँ भी हो इसमें एक तरह से देखिएगा कि आप ऑप्शन थ्रू ही सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको पढ़ने में कभी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर ना हो तो ऑप्शन थ्रू ही सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसी में पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, और ये चीज़ आपको समझ में आता हो तो बेहतर, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर में इसमें देख सकते हैं अधिगम प्रतिफल। अगर अधिगम प्रतिफल को आप समझ लिए तो 100% इसका उत्तर दे पाएंगे, लेकिन बहुत सारे जो अभ्यर्थी है कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो आप अधिगम प्रतिफल का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी कक्षा है, 1 है, 2 है, 3 है कि नहीं है। जब कोई भी बच्चा 3 कक्षा में गया तो उसे क्या आप अपेक्षा रखते हैं, है ना, क्या अपेक्षा रखते हैं कि 3 कक्षा का बच्चा क्या सीख सकता है, यही बात है। अधिगम प्रतिफल होता है किसी शैक्षिक वर्ष में, है ना, जैसे पहला कक्षा है, इसमें जोड़ घटाव सिखाया जाता है, 1 से 9 तक सिखाया जाता है, तो उसको क्या कर सकते हैं कि 1 से 9 तक इसका अधिगम प्रतिफल होना चाहिए। चाहे कोई भी बच्चा सीखे नहीं सीखे उसको मतलब नहीं है, बहुत बच्चा न भी सीखेगा, बहुत बच्चा उससे अधिक भी सीख सकता है, लेकिन उसका मिनिमम एक तरह से अधिगम प्रतिफल 1 से 9 तक तो आना चाहिए, तो वही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भिन्न है, इसका जब ऑप्शन भी पढ़ेंगे तो हमको बता दें, इसका राइट आंसर आपको ये वाला है, ये वाला आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो जो भिन्न का शुरुआत होता है ना, वो 4 कक्षा से होता है, माने 4th से शुरू होता है भिन्न वाला, ये वाला। तो जब भिन्न की बात जब 4th से होता है तो उसको लर्निंग आउटकम 4th के ऊपर मिलेगा। तो एक तरह से देखिएगा कि आप देख लीजिए कि NCERT के अनुसार कक्षा 3 देख सकते हैं, कक्षा 3 की बात करेगी आपको 2 का है, 1 का है, तो शिक्षार्थियों के लिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है। समझ लीजिए कि आपके उस कक्षा में कौन कौन सा चैप्टर है।
अगर वो चैप्टर है तो उस बच्चा का अधिगम प्रतिफल होगा, लर्निंग आउटकम होगा। अगर चैप्टर में नहीं है तो नहीं होगा। तो ये लंबाई या किसी चीज़ को डोरी का नापना देखेंगे तो शुरुआती से ही रहता है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव है। और ये गुना तो रहता ही है, तो ये भी पॉजिटिव है। साथ में इस तरह का भी सोल्व करने का आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको चौथा से पहले माने 4th क्लास से पहले आपको ये भिन्न वाला जोड़ घटाव किसी तरह की बात नहीं आती है। आप थोड़ा अवलोकन कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं के ऑप्शन 4 राइट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, और ये बहुत ही आसान होता है, फिर आपको थोड़ा समझना पड़ता है। बशर्ते इसमें देखना है कि बच्चों एक्टिव है कि नहीं है कि नहीं। पर कोई भी चीज़ अगर प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, चलिए प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देना, किस चीज़ का देना है? फ्रैक्शन का परिचय देना है, इंट्रोड्यूस कराना है। तो लिखित में किसका उपयोग सर्वाधिक देखिए सर्वाधिक उपयुक्त तो लगभग हो सकता है, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब सबसे उपयुक्त कौन है, इसको हमको चुनना है। तो देखना है, देखिए जो चीज़ आप बच्चा से खुद कराते हैं तो वो उपयुक्त होगा। तो इस वाले ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन 3rd देखने को जिसमें मिलता है। इसमें कह रहा है कि आप एक सेब को 4 दोस्त में समान रूप से कैसे बांटेंगे। तो ये बच्चों का एक तरह से क्रियाकलाप कराना स्टार्ट किया। मान के चलिए एक सेब है, तो इसको सोचा कि आप कैसे बांटेंगे। तो बच्चा इसको क्या करेगा, 4 हिस्सा में एक तरह से बांटेगा। तो इसको प्रॉपरली कर सकता है कि नहीं, क्योंकि ये देखा हुआ है, सेब भी है, इतना ईजी भी है, आसान से बांट भी सकता है। लेकिन इस तरह का जो प्रश्न देखते हैं कि परिचय देना नहीं है, ये तो बीच की बात है। तो जैसे ही शुरुआती कभी भी आसान से होना चाहिए, नोन टू अननोन होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत कठिन हो जाए, है कि नहीं है। तो मूर्त से अमूर्तता की ओर होना चाहिए, जो आपको सामने हो उसको कैसे किया जा सकता है। इस तरह से राइट आंसर 3rd है। बाकी चीज़ भी आपको गलत देखने को मिल जाएगा। जैसे चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगता है तो एक दिन में कितना कार्य पूरा करेगा। देखिए इतना कठिन एक तरह से इतना सवाल कैसे पूछ सकते हैं, है कि नहीं है। भिन्न परिचय देने के लिए इतना कठिन सवाल होना चाहिए, ये तो गलत है। भिन्न तो शुरुआत बेसिक से होना चाहिए। मान के चले भिन्न को पता ही नहीं है तो बच्चा ये कैसे समझेगा कि आखिर में दिया क्या है। तो इस तरह से भिन्न का परिचय बच्चों को देखिए कैसे कर रहा है कि एक बच्चा मैंने अभ्यर्थी कर रहा है कि एक सेब को मैंने 4 दोस्तों में कैसे बांटेंगे समान रूप से। तो इस तरह का शुरुआत होगा तो बच्चा को एक समस्या आएगा, सोचना स्टार्ट करेगा। वही तो कराना जरूरी है बच्चों को, थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। चलिए 4 देखते हैं। 4 में क्या करा कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए देख सकते हैं, आकलन के लिए गणित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। देखिए आकलन के लिए कौन महत्वपूर्ण है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति के एक समय अवधि में अंकित करना, है कि नहीं है। ये फीडबैक और एक तरह से रिमेडियल करना, उपचार करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं कि त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर परीक्षा देना है। परीक्षा देने के बाद कभी है ही नहीं, है कि नहीं। अगला देखते हैं, अधिगम कर्तव्य प्रदर्शन को सुधारने के लिए उन्हें प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। देखिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की बात कहीं भी नहीं की गई है छोटे बच्चों में। प्राथमिक स्तर पे छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी। देखिए ये वर्गीकरण किसी क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन करना, ये तो सारी गलत है। इस तरह से ऑप्शन थ्रू भी आप देख सकते हैं कि तीनों का तीनों गलत है, 1, 3, 4, लेकिन राइट आंसर आपका सेकेंड ही हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है कि नहीं है। बाकी इस जगह ऐसा भी गलत है, फिर भी देखे जाइए तो ये सेकेंड आपका पूर्णतः सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछ क्या रहा है। देखिए श्रीमान हरि अपनी कक्षा में, है ना, अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र, है ना, रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किन विषयों या विषय को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन लर्निंग मटेरियल हो सकता है। देखिए आप जब देखते होगा कोई भी दुपट्टे है कुछ भी हो तो उस पर एक तरह से क्या माने रहता है, अगर पैटर्न रहता है, कोई भी डिजाइन देखते होइएगा, किसी मान के चलिए इस तरह से रहता है पैटर्न, है कि नहीं, कुछ भी रहे इस तरह से कुछ भी रहता होगा पैटर्न, है कि नहीं है। रंगोली का भी डिजाइन देखते हुए गोलाकार है, सबका अपना एक माने इस तरह से कुछ चलता है, मैंने कुछ भी चित्र जो भी रंगोली हो तो उससे आप पैटर्न तो 100% सिखा सकते हैं, है कि नहीं है। तो उपयुक्त साधन हो सकते हैं। देखिए उपयुक्त की बात करिए तो आकृति और पैटर्न, जब कोई भी चीज़ है तो उसका दुपट्टे कोई चित्र रहता है कि नहीं रहता है, तो आपको शेप मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा। लेकिन भिन्न आपसे नहीं सिखा सकते। ध्यान दीजिए भिन्न कैसे सिखा सकते हैं, गुणनखंड गुण, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। स्थानीय मान को कैसे समझ दे सकते हैं इस दुपट्टा के चित्र से, रंगोली के चित्र से, है कि नहीं है।
तो इस तरह से राइट आंसर आकृति और पैटर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अब करा कि इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से, देखिए उपयुक्त नहीं, इस तरह से सीटेट को प्रश्नों का पूछना बहुत लाजमी हो गया। इजीली किस तरह से प्रश्न पूछता है कि आपको चारों ऑप्शन का पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए पूछ रहा है इस तरह के प्रश्नों का। दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल। देखिए अज्ञात राशियों का मतलब अननोन जो एक तरह से राशि है ना, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, है कि नहीं है, कुछ भी पता नहीं है तो आप अनुमान लगाइएगा, है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पैमाने का उपयोग करके रस्सी की लंबाई, जैसे आप पैमाना का जब स्केल का मान के चलिए उपयोग कर ही लीजिएगा, जैसे यहाँ तक नापना है, स्केल का यूज करिए लीजिएगा, तो इसमें आप अनुमान कहाँ लगाए, नाप लिए ना, जितना हो जितना है ना, 2 मीटर हो या 2 सेंटीमीटर हो, तो इसमें अनुमान नहीं लगाए, आप पैमाने का उपयोग करके कर लिए। अब देखिए दशमलव संख्या का निकटन करना है ना, चलिए ये क्या होता है, मान के चलिए कोई संख्या आपको लिख दे, है कि नहीं, 2.36, तो आप इसको 2.3 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। कुछ भी इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, तो कोई भी आपको दशमलव संख्या तो दिया रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं, या भी देखिए ये भी ऑप्शन देख लीजिए कि एक वर्ष में रविवार की संख्या का अनुमान लगाना है। एक वर्ष के रविवार की संख्या कैसे अनुमान लगा सकते, जब जानते हैं 365 दिन होता है और हर सप्ताह में 7 दिन आता है, तो अनुमानता आप लगा सकते हैं, लगभग 52 दिन ही पड़ सकता है ना, कम से कम 52 दिन पढ़ ही जाएगा, मैंने रविवार पढ़ ही जाएगा। तो इस तरह से इजीली है कि आप एक तो दिया हुआ है कि नहीं, अज्ञात राशि है नहीं, बाकी चीज़ सब तो दिया हुआ है। तो यह देख सकते हैं कि पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना, है ना। कोई पार्टी आप कोई चीज़ माने जो भी आपका पर्व त्यौहार कुछ भी कराना हो, तो पार्टी जब आयोजित कराना हो तो उसमें संभावित कीमत आपको क्या लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से आप संभावित कर रहे हैं, आप ये अनुमान डायरेक्ट लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ में आपको दिया हुआ है, ये सब ज्ञात राशि है, देखिएगा ये भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है और ये भी ज्ञात, इसमें दिया हुआ जानकारी उसके बाद आपको निकालना, मगर इसमें कुछ भी जानकारी आपको नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए गणित की अवधारणाओं के बारे में इसमें पूछा है, प्रकृति के बारे में पूछा है, गणित की अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में, है ना। निम्न से कौन सा सही, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नहीं के बाद नोट पे आपको फोकस करना नहीं था, बहुत जल्दी गलत कर जाएंगे। तो गणितीय अवधारणा की प्रकृति अमूर्त है, ये तो जानते ही, एब्स्ट्रैक्ट है। देखिए रैखिकी की बात है, सही गलत है, बाकी ऑप्शन के देख लेते हैं। गणितीय अवधारणा प्रकृति में तर्क संगत है, ये लॉजिकल है, ये आप लोग बहुत भली भांति परिचित है। लेकिन इसमें देखिए गणित में अवधारणाओं रैखिक रूप से, देखिए रैखिक रूप से नहीं रहता है, सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है कि नहीं है। जब जोड़ घटाव आप एक तरह से नहीं सीखेंगे कुछ भी तो आगे काम नहीं है। कोई प्रोसेस करते हैं तो ये ऐसा थोड़ा ना है कि हम जोड़ सीख लेते हैं तो बाद में यूज नहीं करते हैं, ज़रूर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम LCM सीखते हैं तो हमको भाग भी आना चाहिए, है कि नहीं है। तो सब एक दूसरे से जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ दे रहे हैं, है कि नहीं है, छोड़ नहीं रहे बल्कि यूज हम करते हैं। तो इस तरह से सेकेंड इसका नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि गणित में अवधारणात्मक निगमनात्मक विवेचना तर्कना पर आधारित होता है। ये देखिए डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव एक तरह से जो रीजनिंग होता है इसमें प्रयोग किया जाता है ना, डिडक्टिव मेथड का भी यूज किया जाता है। इंडक्टिव मान के चलिए नहीं होता है, आगमनात्मक जब आपको दे दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ निगमनिक विवेचना दिया हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से राइट नेगेटिव पूछा है तो ये सेकेंड हो जाएगा। गणित में अवधारणा रैखिक रूप व्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे और ये किस पे आधारित है, थोड़ा आप जानने की मैंने थोड़ा इस तरह का पूरे क्लियर हो जाएगा। चलिए जानने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। इस प्रश्न की संख्या देख लीजिए, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 है क्या, पहले ऑप्शन देख लीजिए। इसमें करा कि श्री अयूब विभाजन या भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं, माने कोई एक शिक्षक है कि नहीं है, ये जो भाग या विभाजन का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं, तो उन्हें 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई गई है। तो इसको क्रमबद्ध सजाना है आपको, कर अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए क्रिया को सबसे उचित क्रम व्यवस्थित करने की उनकी सहायता करें। अब एक चीज़ जान जाइए कि आपको करना क्या है। जब भाग हो या अंश हो, या आज जैसे कि 1-2 तरह का आता है, 1/2, 1/4, यह भाग, ये भी भाग ही है कि नहीं। ये सभी भाग ही है, क्या है, ये सब भाग नहीं है, ये तो विभाजन की बात है। जब विभाजन की बात आ जाए, चाहे आधा की बात जब इस तरह के रहेगा, तो इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल आप गणित को पढ़ाते हैं उसका एक क्रम है, क्या है, एक क्रम है। क्या है इसका क्रम, देखिएगा, आभा चिप्र, ध्यान दीजिएगा, आभा चिप्र चिप्र,
तो ये होता है प्रयोग जो सामान्य गणित का क्रम ये इस तरह का होता है। लेकिन जब आपको आधा दे दे, भाग दे दे, है ना, तो इस तरह से दे दे, कुछ भी दे दे, तो उसका प्रयोग होता है कैसे। नॉर्मल देखिएगा तो इसका होता है अ से अनुभव। क्या आता है? अनुभव। जैसे यह देख सकते हैं कई कंकरों या कंचों को समान संख्या के समूह में व्यवस्थित करना। कुछ बच्चों का जो अनुभव लाइफ से है उसको हम अनुभव कराते हैं, जीवन से जोड़ते हैं, है ना। फिर अब देता है भाषा। ये नॉर्मल क्रम है गणित का, ये जनरली हमेशा सब जगह उपयोग होता है। भाषा का हम उपयोग करते हैं, बच्चों को भाषा से जुड़ाते उड़ाते हैं। इस तरह से क्या होगा, नहीं होगा। फिर इसको हम चित्र से, इमेज द्वारा प्रस्तुतिकरण करते हैं। अंत में प्रतीक यानी सिंबल का हम यूज करते हैं। लेकिन जब इसका बात आ जाए, तो आपको अनुभव देना है, फिर चित्र देना है, फिर भाषा देना है, फिर प्रतीक देना है। मतलब आपको चेंज होता है। भाषा जो है ना तीसरा पे चल जाता है जब आधा की बात आ जाए, चाहे 3/4 की बात आ जाए, चाहे भाग की बात आ जाए, तो ये भाषा आपको चल जाएगा तीसरा पे। और जब नॉर्मल गणित की शिक्षण की बात आ जाए तो भाषा अपना सेकेंड ही पे आता है। मतलब उसका याद करने का तरीका है आभा चिप्र। अनुभव, भाषा का प्रयोग करना, फिर चित्र का प्रयोग करना, फिर सिंबल का उपयोग करना, प्रतीक का। तो यहाँ पूछ रहा, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा है कि विभाजन की बात है, तो मतलब आपको माने इस तरह की बात है, आधा किया विभाजन की बात। तो इसमें देखिए क्रमबद्ध अब करना है। तक श्यामपट्ट पर सरल विभाजन संबंधी कथन लिख कर उन्हें वास्तविक जीवन से उदाहरणों से जोड़ना। देखिए इसमें सरल विभाजन संबंधी कथन लिखना है, यह क्या भाषा का उपयोग करें वास्तविक जीवन से उदाहरण से। तो आपको ये थर्ड पे चल जाएगा, ये आपको थर्ड पे चल जाएगा क्रम में। विभाजन की संभागी संरचना, इक्वल शेयरिंग की चित्रों का, देखिए चित्रों का उपयोग है, तो आपको ये सेकेंड पे इस तरह से रहेगा। यहाँ पूछा है कि कई कंकरों या कंचों का समान संख्या के समूह, देखिए ये क्या व्यवहारिक आपको क्या कर रहा है, अनुभव दे रहा है कि नहीं है। तो इस तरह से आपका थर्ड हो जाएगा। सिंबल का उपयोग नहीं किया, देख सकते हैं आपको जो क्रम आ जाएगा तीसरा, दूसरा, पहला, किस तरह से हुआ। तो आपको आधा पे भी पूछा जाता है, लेकिन जब नॉर्मल गणित का जो क्रम है वो आभा चिप्र पे है ना। लेकिन जब आधा की बात कर दे, भाग की बात कर दे, तो आपको चित्र दूसरका पे आ जाता है। पहले अनुभव रहता है कि नहीं है, फिर चित्र रहता है, उसके बाद फिर भाषा रहता है, फिर माने आपको क्या होता है, चिन्ह होता है, वो रहता है, प्रतीक रहता है। लेकिन नॉर्मल का क्या होता है, और रहता है, भ रहता है, चिप्र माने आभा चिप्र। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है सो समझने की कोशिश करेंगे कि कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को, देखिए आप वर्ग का भी ध्यान रखिए, कितना छोटा बच्चा भी है। ये वर्ग क्लास सेकेंड के अधिगमकर्ताओं को मानचित्रण, मैपिंग का दिक् स्थान संबंधी समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है ना। संदर्भ मतलब कि आप उसको, हमको मैप का ज्ञान देना है, मानचित्रण का ज्ञान देना है, दिशा बोध का या स्थान का, डायरेक्शन का, है कि नहीं है। तो इस तरह से जो उसका ऐसा कौन सा संदर्भ है, माने इसमें जो शब्द लिखा हुआ जो उपयोग होगा। तो देखिए छात्रों के एक नक्शे मानचित्र पे 2 शहरों के बीच की दूरी को मापने के लिए करना। देखिए शुरुआती बच्चा, ध्यान दीजिएगा कितना छोटा बच्चा है, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये गलत हो जाएगा, इतना छोटा। ऑप्शन में जाएंगे ना, तो ऑप्शन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जिसमें बच्चों का रियल लाइफ से, आसपास के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये देखेंगे, खुद से करने के लिए कह रहा है कि छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज़ पे बनाने के लिए कह रहा है ना। कि बच्चा अपना स्वयं का घर बनाए, है कि नहीं है, स्वयं का घर बनाए, जिसमें विभिन्न कक्षाओं का सापेक्षिक आकार का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए इसका आकार, कोई ये रहने के लिए रूम है, ये बड़ा होगा, है ना। कोई खाने बनाने वाला रूम होगा, ये छोटा होगा, है कि नहीं। लेटरिन बाथरूम होगा तो इससे भी छोटा होगा। तो इस तरह से जब सापेक्षिक आकार बनाएगा, है ना, तो इसको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और उसका डिस्टेंस भी पता चलेगा, कहाँ किसका डिस्टेंस यहाँ से वहाँ हट के है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों के जब खुद से एक्टिव है और छोटा कक्षा है, इन लोग को तो बच्चा को दूसरा कक्षा में उतना समझ में भी नहीं आएगा। और ये क्षेत्रफल की बात कर रही है, तो इस तरह से गलत ऐसा ही है। तो राइट आंसर आपको 4 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे और ये बहुत आसान है और ये हमेशा प्रश्न बनता है बेनहिले से। तुम लिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय चिंतन है ना, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बच्चों के ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। तो ये बेनहिले का राइट आंसर है, आप लोग जानते ही होंगे। बेनहिले ने आपको दिया था पहला विजुअलाइजेशन, जिसको पहचानना या मानसिक चित्रण, है कि नहीं है, इस तरह से कहता है। दूसरा होता है एनालिसिस,
है कि नहीं, ये एनालिसिस होता है, विश्लेषण। अगला जो प्रोसेस आपका आता है वो आता है, देखिए रिलेशनशिप भी कहते हैं, है ना, या इनफॉर्मल इसको आपको कहा जाता है, डिडक्शन भी कहा जाता है। और साथ अब फोर्थ में इसको क्या जाता है, आपको मिल जाएगा डिडक्शन डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, या फॉर्मल माने इसको कह सकते हैं, फॉर्मल डिडक्शन कह सकते हैं। और लास्ट होता है राइगोर, है ना, रिगोर या राइगोर, इसको एक्जियोमेटिक भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको बैन हिले ने दिया था। इस पर पूर्णतः वीडियो हम 2 ही मिनट बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते जाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह क्या रहा है कि देख सकते करा कि राष्ट्रीय परिचर्या के रूप है 2005 के अनुसार, है ना, गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा कि महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात की गई है। गणित मात्र अंकगणित मात्र ओनली इस तरह का बात है, गणित नहीं है, अलजेब्रा सब कुछ होता है कि नहीं है। अब देखते हुइएगा प्राथमिक कक्षा में औपचारिक कलन विधि, देखिए औपचारिक कलन विधि या एल्गोरिदम की बात कर दी या बल देने की बात है, ये पूर्णतः हिसाबी गलत है। दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिकता बनाना चाहिए। कुछ देखिए सब कुछ क्योंकि अमूर्त चीज़ है गणित, लेकिन इसको कहा जहाँ तक संभव हो, है ना, जहाँ तक संभव हो उस प्रश्न को, उस टॉपिक को आपको उसको दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, जिससे उसको प्रासंगिकता बनाया जाए, मतलब अच्छा बनाया जाए, बच्चों जीवन की लाइफ से जोड़ के सीखें। तो इससे अच्छा कुछ उत्तर हो ही नहीं सकता है। अमूर्त चीज़ है लेकिन अब सब कुछ प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक संभव उसको ज़रूर हमको प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से राइट आंसर 3rd ही हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ केवल की बात है तो केवल जानते ही गलत ही है ऐसा भी। और इस तरह का प्रश्न हमेशा आता है क्वेश्चन नंबर 12 में। इस प्रश्न में क्या है थोड़ा आप समझ लीजिएगा। ये आपको जो प्रश्न है हमेशा प्रश्न बना है, आप देखेंगे तो एक आपको जिसे कि स्थानीय मान पे आना ही आना है, कन्फर्म है, स्थानीय मान का ही प्रश्न है। और स्थानीय मान एक ही जगह आपको देखने को अधिकतर मिलेगा, बार बार देखने को नहीं मिलेगा। अब कह रहा कि ये एक योग के प्रश्न है ना, देख सकते हैं इतना योग दिया बच्चों करने के लिए, लेकिन बच्चों ने हल क्या कर लिया कि 7 6 13 लिख दिया, 8 9 कर दिया। बल्कि क्या जाना चाहिए इसमें, अगर ये स्थानीय मान का समझ रहता तो 7 6 रहता 13, तो इसको एक क्या चल जाता है, इधर चल जाता है कि नहीं चल जाता है, क्योंकि ये 10 फुट जा रहा है। तो इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा जो स्थानीय मान का जो रूल है इसको समझ बच्चा में नहीं है, यही चीज़ है, इसको रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए, यही चीज़ में। और सब ऑप्शन को समझिए कि यह छात्रों द्वारा दी गई एक साधारण त्रुटि और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्नों की यह सामान्य त्रुटि नहीं है। इसको अगर स्थानीय मान समझ रहता तो ऐसा नहीं होता, और बार बार 10 को प्रश्न देने से कोई मतलब नहीं है। अध्यापक द्वारा औपचारिक कलन विधि, देखिए कलन विधि का जब प्रयोग करें कॉपी में लिखना है, इस तरह का जो बात है गलत ऐसा भी हो जाए। छात्रों को पाठ्य पर हल किए गए उदाहरण दिखाना, देखिए फिर हल दिखाने की बात है, फिर प्रश्न को 10 बार करना, कितना आसान होता है छांटना भी आपको। और यहाँ देखिए कितना अच्छा दिया कि योग्य मतलब जोड़ने के समय पुनर्समीकरण और संख्याओं को स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण, है ना, तो पुनः समूहीकरण की बात कर रही है ना। जैसे कि 7 6 13 दिया है, यहाँ 8 1 9 दिया था, 7 6 13 होता तो यहाँ 3 होता, ये दहाई आ गया, एक दहाई है, ये भी दहाई की संख्या में, तो एक है किस में जुड़ा था, दहाई में जुड़ा था, तो 8 1 9 1 10 हो जाता है कि नहीं है। तो 100 आपको 3 देखने को इसको आंसर मिल जाता। तो इस तरह से अगर समझ रहता बच्चा को तो ये सही कर लेता। तो इसीलिए आपको हमेशा देखने को चीज़ मिलेगा कि मूर्त वस्तुओं और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना, ये आपको अधिकतर में देखने को मिलेगा। हमेशा स्थानीय मान से एक प्रश्न आता ही आता है पेडागोजी में भी। चलिए ये भी देखिए, निम्नलिखित में से 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं। देखिए अप्रोच की बात करेंगे, गणित का कौन सा अप्रोच बेहतर नहीं है, टीचिंग अप्रोच। तो देख लीजिएगा कि सबसे आसानी है कि ड्रिल और अभ्यास, ये कहीं भी गलत, हमेशा गलत है पेडागोजी के हिस्सा से। बार बार बच्चों को एक ही चीज़ कराना, जैसे कि देख सकते हैं 10 बार प्रश्नों कराना, बार बार अभ्यास कराना, तो इस तरह से गलत है। उसको बच्चों को जोड़ना है लाइफ से, ये चीज़ जरूरी है, समझे, मैंने उसको समझाना है, सो बात हम करें। तो इंडक्टिव टू डिडक्टिव जो अप्रोच है ये तो आपको सही देखने को मिलेगा। समस्या समाधान सबसे बेहतर है, और विश्लेषण संश्लेषण जैसे रामबाण ऐसी चीज़ है जो मैथ को सोल्व करने में बहुत मदद करता है, इसका यही अप्रोच होना चाहिए। लेकिन ड्रिल और अभ्यास तो एकदम पूरे इग्नोर है, कहाँ से डाल दिया पता ही नहीं चला, इजीली आप छाड़ सकते हैं, इसमें करने की क्या बात है। रूट लर्निंग की बात करें, ड्रिल और अभ्यास, इस तरह से जब गलत बात आ जाए मेमोराइजिंग का, तो इस तरह से ऑटोमेटिक छट जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी चीज़ देखिए कितना प्रश्न आसानी से आप छाँट सकते हैं। क्यों छाटिएगा से देखिए कि आपको पूछा है निम्नलिखित में किसको रचनात्मक, माने ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रही है ना,
सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। जब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का है, क्योंकि आपको 3 तरह का आपको आकलन करने की बात है। एक फॉर्मेटिव है, एक है समेटिव, एक और डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव को जिसे रचनात्मक कहते हैं, ये आपको समेटिव को आपको योग्यात्मक, है ना, चाहे वो जो वर्ड्स में होता है या लास्ट में होता है संकलनात्मक, एक डायग्नोस्टिक है निदानात्मक। तो ये फॉर्मेटिव आपको गृह कार्य देते हैं, कुछ भी नॉर्मल जो चीज़ कराते हैं पढ़ाने के टाइम, या जैसे कि 1-2 महीना अपना खुद को टॉपिक से पहले तैयारी करते हैं या पढ़ाने वक्त कुछ करते हैं, है नहीं, उसको फीडबैक उससे देते हैं जिसमें उसमें सुधार होता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है ना। समेटिव असेसमेंट ये साल में परीक्षा, तो जैसे नॉर्मल टर्म इंडेड एग्जाम हम लोग का होता है 1 साल में, ये 9वां-10वां का इस तरह से होता है। तो ये समेटिव असेसमेंट हुआ। और डायग्नोस्टिक होता है बच्चों में जो किसी टॉपिक में किसी तरह की परेशानियाँ हैं, तो उसको समस्याओं का हम जानते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उसको रिमेडियल करते हैं। तो इस तरह से होता है। तो सत्र अंत परीक्षा टर्म इंडेड एग्जामिनेशन की बात है, तो ये तक आपको संकलनात्मक ऐसा ही है। जब संकलनात्मक है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ऐसा ही गलती हो गया, है कि नहीं है। बाकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये तो आपको सही हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण करना ये बहुत बेहतर है। आप जब पढ़ाते हैं उसमें क्षेत्र भ्रमण कीजिए, रियल लाइफ से जुड़ ले। और पोर्टफोलियो प्राइमरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जानते हैं कि जिसमें बच्चा को सारे बायोडाटा दिया जाता है, कैसे कैसे उपलब्धि किया, क्या कमी है, सारी चीज़ जानकारी आपको दी जाती है। ये आपको देख सकते हैं हिंदी में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, व्याख्यानात्मक, बल्कि इंग्लिश में देखिए कितना आसानी से पढ़ सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो कहीं कहीं आपको इंग्लिश का ही उपयोग करना चाहिए, जहाँ तक आप नहीं स्पष्ट हो जाए पाए तो। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था, है ना, आप इसको क्या कहते हैं, है ना। तो चलिए इस चीज़ को, और चीज़ लंबा हो जाएगा, थोड़ा समझाने में वक्त लग सकता है। तो चलिए आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया क्या, सो देखेंगे। हाँ, ये चीज़ प्रश्न बहुत नया था, ये प्रश्न बहुत नया था और ये कंप्यूटर से लिया गया है। तो ये हमको लगता है जहाँ तक हो सके नहीं पूछा जाना चाहिए, बल्कि पूछ लिया गया। कुछ कारण होगा, कहीं ना कहीं चर्चा जरूर की गई होगी, लेकिन हम लोग सही से पढ़ नहीं पाए होंगे, ये बात मानते हैं। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर की बात है, एप्लीकेशन की बात है। ये आपको देख सकते हैं कि आपको जो विषय है आप देखेंगे, पढ़े होंगे कोई मैकग्रो हिल का कोई बुक, तो आपको एक तरह से उसमें क्या सूचना व संचार तकनीकी से ली गई है ना। सूचना व संचार तकनीकी का जब आप डीएलएड भी करते होंगे तो उसमें ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की बात की गई होगी, बल्कि क्योंकि सीटी में इस तरह का प्रश्न नहीं आता, इसलिए बच्चा इस पर फोकस नहीं करता है। तो इसका क्या उपयोग होता है, बेहतर उपयोग क्या होता है, तो इसका एक ही उपयोग समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकारों को ढूंढना। अब इसका मतलब क्या है, सो समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये भी है ना, इसका लंबाई जब नापेंगे चारों तरफ से तो आपको 3 सेंटीमीटर आता है। मान लीजिए कोई भी एक वर्ग है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर आया। कोई भी एक मान के चलिए इस तरह से पतला ये क्या आयत है, तो इसका भी मान के चलिए 3 सेंटीमीटर आया। जब इस तरह का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का जब हम उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक लिख देगा कि इसका ये सिमिलर है, इसका परिमाप, इसका पैरामीटर ये है, इसका पैरामीटर इतना ही है। तो ये खोजने में आसान होता है। जब ज़्यादा कोई आपको चित्र रहेगा, सेम उसका पैरामीटर खोजना है, तो ये आपको इजीली खोज सकता है। तो इसका यही यूज है। तो इस तरह से आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा आपको समझने में कुछ परेशानी हो तो आप ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको राइट आंसर यही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस टॉपिक। सारे कंक्लूजन था जो कोशिश की है सब कुछ बता देने के लिए, और जहाँ तक हो सके हम जितना भी समझने की कोशिश करते उतना बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। आप भी समझिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।